Assalamu alaikum. My name is Khadija Farooq and today we are going to talk about criminal law. आपके फिलोसफी ऑफ लॉ के अंदर पार्ट 1 के अंदर पार्ट 2 के अंदर आपको या फिर सेमेस्टर वाइज भी आप देखें तो आपको एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आता है दैट इज़ क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ आपकी एक पूरी फील्ड है जिसके बारे में आपको सबसे पहले तो पता होना ज़रूरी है कि क्रिमिनल लॉ होता क्या है। आप अगर एक फील्ड चूज़ कर रहे हैं सिविल साइड या क्रिमिनल साइड, तो आप क्रिमिनल साइड क्यों चूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर आप किन किन चीज़ों को डील करेंगे। तो आज हम डिस्कस करते हैं क्रिमिनल लॉ के क्वेश्चन को। लॉ हमें राइट्स प्रोवाइड करता है, हर इंसान को इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं लॉ की तरफ से और आप उन राइट्स को फ्रीली इंजॉय कर सकते हैं किसी भी सोसाइटी में रहते हुए, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग एन इंडिविजुअल। अब क्या होता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के राइट्स को इन्फ्रिंज कर देता है, दैट मीन्स नेगेटिव डेविएशन हो जाती है सोसाइटी के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, यानी कि क्राइम कमिट हो जाता है उस बंदे से। जिस बंदे ने दूसरे बंदे के राइट्स को इन्फ्रिंज किया यानी कि क्राइम कमिट किया, उसको पनिशमेंट भी ज़रूर मिलेगी। अब क्राइम्स को और पनिशमेंट्स को डील करता है क्रिमिनल लॉ। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम्स पढ़ेंगे क्रिमिनल लॉ के अंदर। क्रिमिनल लॉ कैसे डील करता है उन क्राइम्स के साथ, किन क्राइम्स की क्या पनिशमेंट है, क्योंकि पनिशमेंट वेरी करती है डिफरेंट क्राइम्स के ऑफेंसेस की सवेरिटी, कितना सवियर ऑफेंस होगा। जैसे कि अगर आपने सड़क पे जाते हुए कोई भी ट्रैफिक वायलेशन कर दिया है, आपने सिग्नल तोड़ दिया है, आपने इशारा तोड़ दिया है, कुछ भी कर दिया है, आपको एक सिंपल फाइन होगा। या फिर दूसरी तरफ अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया है तो वहाँ पर आपको जेल हो सकती है, मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, लॉस ऑफ फ्रीडम हो सकती है। अब ये जो पनिशमेंट है ये वेरी करेगी सवियर कितना है क्राइम उसके साथ, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जितने भी लॉज हैं वो टोटली जो डील करते हैं क्राइम्स के साथ और उनकी पनिशमेंट्स के साथ, वो हम पढ़ेंगे क्रिमिनल लॉ के अंदर। अब बात करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ द टर्म क्रिमिनल लॉ। कोई भी ऐसा लॉ या बॉडी ऑफ लॉज जो कि डिफाइन करते हैं क्रिमिनल ऑफेंसेस को, उनको रेगुलेट कैसे करना है, आपने इन्वेस्टिगेशन कैसे चलेगी, चार्ज यानी कि इल्ज़ाम कैसे लगेगा, ट्रायल कैसे चलेगा उस सारे प्रोसीजर का, और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पनिशमेंट्स यानी कि आपने कन्विक्टेड ऑफेंडर्स के ऊपर जो पनिशमेंट्स लागू की हैं उनको कैसे लेकर चलना है, आपने उनको किस नौयत पे लेकर चलना है आपने, इन सब चीज़ों को हम क्रिमिनल लॉ के अंदर पढ़ते हैं। डेफिनेशंस ऑफ क्रिमिनल लॉ, वो लॉज जो डील करते हैं क्राइम्स और उनकी पनिशमेंट्स के साथ, या वो ऑफेंसेस और वो क्राइम्स जो कि स्टेट के अगेंस्ट जाते हैं, और उन क्रिमिनल केसेस की फाइलिंग, तमाम तर चीज़ें क्रिमिनल लॉ के अंडर आती हैं। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रिमिनल लॉ के बारे में। क्या क्रिमिनल लॉ का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि किसी बंदे ने कोई क्राइम कर दिया तो उसको पनिशमेंट दी जाए? नहीं, क्रिमिनल लॉ का मकसद ये है कि अगर किसी बंदे ने कोई क्राइम कमिट किया है तो उस बंदे को रिफॉर्म किया जाए, सोसाइटी का पीस मेंटेन करने के लिए उसको ये बताया जाए कि तुमने ये गलत काम किया है और तुमने इसको ठीक किस तरह करना है, और जो तुमने गलत काम किया है उसकी तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, सो दैट सोसाइटी के अंदर एक इस्टेब्लिश कर सकें एग्जाम्पल, ताकि कोई नेक्स्ट दोबारा बंदा उसी तरह की गलती करने की कोशिश ना करे। अगर कोई बंदा लॉ के अगेंस्ट जाता है तो उसको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं इन मॉडर्न इरा। सबसे पहले तो ये कि उसको जेल में बंद किया जा सकता है, हाउस अरेस्ट किया जा सकता है, टेम्परेरीली उनके घर को जेल करार दिया जा सकता है, फाइन किया जा सकता है, उनकी प्रॉपर्टी उनसे छीनी जा सकती है, या फिर उनको मनी उनसे जो है उनकी वो ली जा सकती है फ्रॉम एन ऑफेंडर, सीजर ऑफ प्रॉपर्टी और मनी। इसके बाद हम बात करते हैं 5 जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी। आप इनको डायग्रामेटिकली भी शो कर सकते हैं और उसके बाद इनको एक एक करके एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, सो दैट आपकी क्वेश्चन की लेंथ कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है कि आप पनिशमेंट उतनी ही पनिशमेंट देते हैं जितना क्राइम कमिट हुआ है। अगर एक बंदे ने आंख आपकी तोड़ दी है या ख़राब कर दी है तो आप क्या करेंगे कि आप भी उस इक्वली उसकी आंख जो है ना उसको फोड़ सकते हैं। दिस इज टिट फॉर टैट, या आप लोगों को इस्लाम के अंदर भी कॉन्सेप्ट मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं डेटरेंस की। डेटरेंस का मतलब है कि कोई भी ऐसा शख्स जिसने कुछ क्राइम किया है, सूटेबल पेनल्टी उसके ऊपर लगा दी जाती है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि नेक्स्ट के बंदा इसी एक्ट को या किसी भी इस तरह के एक्ट को दोबारा से करने की कोशिश ना करे, उसको डिस्करेज करने के लिए। उसके बाद इनकैपेसिटेशन। इनकैपेसिटेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो ऑफेंडर होता है ना उसको सोसाइटी से दूर रखते हैं, उसको जनरल पब्लिक से दूर रखते हैं, सो दैट जनरल पब्लिक को और कोई नुकसान ना पहुंचे उस क्रिमिनल से। और इसके अंदर
प्रिजन सेंटेंसेस जो है, जेल के अंदर जो बंद कर दिया जाता है, वो एक कॉमन एग्जांपल है। उसके बाद रिहेबिलिटेशन आपको वर्ड से पता चल रहा होगा, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी होते हैं। इसके अंदर आप, ये एक ऐसा एक्ट है जो कि टर्निंग एन ऑफेंडर इनटू अ वल्नरेबल मेंबर ऑफ द जनरल पब्लिक। आप सोसाइटी में से जो भी क्रिमिनल होता है उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर या फिर उसकी रिहेबिलिटेशन करते हैं, उसको कोई ना कोई ऐसा तरीकाकार सिखा देते हैं जिससे वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है इस तरह के इंसान के अंदर जिससे फ़ायदा मिल सके दूसरे लोगों को, ना कि नुकसान दोबारा से या वो किसी तरह के क्रिमिनल बिहेवियर के अंदर दोबारा से इन्वॉल्व हो। रिहेबिलिटेशन। उसके बाद वी हैव रिस्टोरेशन जो है ना, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा विक्टिम को ही पहुँचता है। इसके अंदर जो भी नुकसान पहुँचा है किसी भी बंदे को, किसी भी विक्टिम को, किसी भी ऑफेंडर के थ्रू, वो उस नुकसान को रिपेयर कर देता है। इट इज़ एन एक्ट ऑफ रिपेयरिंग एन इंजरी इन्फ्लिक्टेड टू द विक्टिम बाय एन ऑफेंडर। उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ क्रिमिनल लॉ की। सबसे पहले तो मेंटेनिंग ऑर्डर, सोसाइटी के अंदर जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं उनको मेंटेन करने के लिए लॉ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप इसके अंदर फंक्शंस की भी डायग्राम बना सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स की। अगर सोसाइटी के अंदर कोई भी रहते हुए दो पार्टीज़ या दो पर्सनस या दो ग्रुप ऑफ पर्सनस के दरमियान कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है किसी बात के ऊपर, तो जो क्रिमिनल लॉ है या हमारा लॉ है वो हेल्प करता है या वो फंक्शन है उसका कि वो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व आउट करे। उसके बाद ये काम है लॉ का, क्रिमिनल लॉ का, कि वो प्रोटेक्ट करे इंडिविजुअल्स को, उनके राइट्स को, और कोई भी बंदा किसी दूसरे बंदे के राइट्स को इन्फ्रिंज ना कर सके। अगर एक बंदे की कोई भी प्रॉपर्टी है तो ये राइट है लॉ का कि वो उस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करे कि कोई भी बंदा उसको चोरी ना कर सके, उसको हथिया ना सके, उसके ऊपर कब्जा ना कर सके। उसके बाद प्रोवाइडिंग फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी के अंदर कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है, उसका पीस मेंटेन नहीं रहता, तो ये लॉ का काम है कि वो प्रोवाइड करे स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी तमाम लोगों को जो किसी भी सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं। अच्छा, आपको क्रिमिनल लॉ के साथ जब भी क्रिमिनल लॉ का क्वेश्चन आता है ना, तो सिविल लॉ का डिफरेंस या डिस्टिंक्शन उसकी साथ आती है। लेकिन अगर नहीं भी आती तो आपने उसको कैसे मतलब जहन में रखना है कि सिविल और क्रिमिनल में डिफरेंसेस क्या है। जितने भी किसी भी स्पेसिफिक लैंड के लॉज होते हैं ना, वो सिविल लॉज होते हैं उसके। क्रिमिनल लॉ जो होता है ना, ये डील करता है क्राइम्स और उसकी पनिशमेंट्स के साथ। अब इनकी नेचर क्या है, इनके राइट्स की। सिविल लॉ डील करते हैं प्राइवेट राइट्स, जो प्राइवेट पर्सन है ना उनके, और क्रिमिनल लॉ डील करता है जिसके अंदर पब्लिक राइट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद आप पार्टीज के बारे में बताएंगे। सिविल केसेस के अंदर हम प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट लिखते हैं। पार्टीज को जो केस कर रहा होता है वो बंदा प्लेंटिफ होता है, बट क्रिमिनल के अंदर हम पार्टीज को स्टेट वर्सेस एक्यूज लिखते हैं। उसके बाद डिफरेंस इन प्रोसीजर, सिविल लॉ के अंदर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अप्लाई होता है और क्रिमिनल लॉ के अंदर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अप्लाई होता है, जिसको हम CRPC भी बोलते हैं। उसके बाद अगर हम रेमेडीज़ की बात करें तो कोई भी सिविल लॉ के अंदर अगर राइट इन्फ्रिंज हुआ है तो आप कंपनसेशन ले सकते हो और डैमेजेस ले सकते हो। बट इन क्रिमिनल लॉ अगर तो किसी बंदे का राइट वायलेट हो गया है तो उसको डैमेजेस नहीं मिलते, उस दूसरे पर्सन को जो कि एक्यूज्ड है उसको जेल भेजा जाता है। सिर्फ आप डैमेजेस पे रिलाई नहीं कर रहे होते। उसके बाद टाइम लिमिटेशन की बात की जाए तो सिविल लॉ के अंदर जो किसी भी केस को फाइल करने का राइट है वो ख़त्म हो जाता है आफ्टर सम स्पेसिफाइड टाइम। और दूसरी तरफ क्रिमिनल लॉ के अंदर कोई भी जो क्रिमिनल केस होता है उसको इनिशिएट करने का राइट कभी भी ख़त्म नहीं होता। आप कभी भी केस कर सकते हो क्योंकि आपके पास ये राइट है। आपने जब भी डिफरेंसेस का क्वेश्चन लिखना है आपने सेंटर में लाइन लगा कर लिखना है, सो दैट एग्जामिनर या जो चेकर है उसको चेक करने में आसानी रहे और वो आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी रहे, आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिल सके। अब कंक्लूजन, सिंपली हमने इस पूरे क्वेश्चन को कंक्लूड कर देना। अभी हमारा पूरा क्वेश्चन 10 पेजेस के ऊपर गया है, 10 शीट्स के ऊपर गया है। आपको PO की तरफ से 50 शीट्स मिलती है और आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो अगर आप एज इट इज़ ये वाला क्वेश्चन यू भी लिखते ना तो आपको इनफ मार्क्स मिल जाएंगे। आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, क्वेश्चन का मटीरियल अच्छा होना चाहिए, हेडिंग्स अच्छी होनी चाहिए, सब कुछ। तो फिर आपको कोई भी रोक नहीं सकता कि आप अच्छे मार्क्स ले लॉ के अंदर, PU के अंदर। अगर आप पेपर अटेम्प्ट, PU के अलावा भी अगर किसी यूनिवर्सिटी में आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं और अगर आप इसी तरह क्वेश्चन लिखते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये था हमारा कंक्लूजन जिसके अंदर हमने क्रक्स निकाला इस पूरे क्वेश्चन का जिसको हमने पढ़ा था। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आपको कोई भी नेक्स्ट ऑनवर्ड नोट्स चाहिए तो आप फर्दर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मुझसे। थैंक यू सो मच।